राधे राधे बच्चों, आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज के तीसरे लेक्चर का डिस्कशन करेंगे। आज हम फिर से 3 नए डेरिवेशंस देखेंगे जिसके बारे में आपको समझना है और करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले दोनों आपने देख लिए होंगे। अभी तक 6 डेरिवेशंस हम लोग समझ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का पहला देखते हैं। ठीक है, चलिए, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन थी। आप सबने अब तक कहीं भी पढ़ा हो तो इसे पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे एक रिंग है और ये एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कि ये रिंग जो है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन रखी हुई है। ये नॉर्मल जैसे रिंग होती है वैसे नहीं है। ठीक है, अभी देखिएगा कैसे। और ये आपका इसका रेडियस हो गया। मान लीजिए हमने एक रिंग कंसीडर किया बच्चों जिसका सेंटर हमने ओ मान लिया। ठीक बात है इतनी। और सेंटर ओ मान के इसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी लिया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक बात है। अब चलिए क्या किया, ये रिंग जो है एक ध्यान से सोचो तो इस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे जो है ये कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ए वाला चार्ज का पार्ट आपको शो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से जरा सा देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ये रिंग नॉर्मल ऐसे जैसे सर्कल रखा जाता है इस तरीके से नहीं होगा कि ऐसे एक सर्कल रखा हुआ, नहीं। ये रिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है तो ये रिंग का ये पार्ट है पूरा। ठीक, एक हिस्सा आपको रिंग का दिख रहा है, एक हिस्सा जो मेरी तरफ है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जो डॉटेड बनाया गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मान लीजिए प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग को रखा गया है। एक होती है ऐसे सर्कुलर रख देता, मैं ऐसे रख देता, इसको ऐसे रख देता। इस प्लेन की बात नहीं हो रही है, ऐसे हो रही है कि रिंग ऐसे रखी है इस प्लेन और ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये रिंग है। ठीक है, तो इस रिंग का आधा जो पार्ट है जो इनटू द पेपर है वो आपको नजर नहीं आ रहा। जो दिख रहा है वो सॉलिड लाइन से बना है और आधे से। तो अभी जो दिख रहा है आधा वाला जो सॉलिड वाला पार्ट है जो हाफ हमें दिख रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ध्यान से सोचिए, अगर एक वायर है बच्चे, अगर उस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए प्लस क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मैं उसको मोड़ करके रिंग बना दूं, अगर मैं उसको मोड़ करके क्या करूं रिंग बना दूं, तो एक तरीके से लाइन चार्ज ही तो है। एक तरीके से कैसी है, लाइन चार्ज है। अगर मैं उसकी वजह से कैलकुलेट करूं तो एक छोटा सा हिस्सा उसका कट करूंगा, क्योंकि पूरे रिंग की वजह से मैं जानता नहीं, वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक छोटा सा उसका टुकड़ा लिया डीएल लेंथ का मान लीजिए। ठीक है, तो उसको ले करके फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। पहले आधे पार्ट से करेंगे, फिर सिमिलरली हम दूसरे पार्ट से उसी को जोड़ देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा। जैसे मान लीजिए वायर है, आपने उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े को आप जोड़ेंगे तो आपको पता है ना कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कट करके लिया आपने। तो इसीलिए इसके डेरिवेशन में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ना करते हुए हम लोग इसमें सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। इंटीग्रेशन जब कॉन्टिन्यूअस चीजें हमें करनी होती हैं तब। जब हमने इसका छोटा सा एक कट लिया, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया कि जो ये रिंग है इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहां से यहां तक, इसका नाम दिया ए और बी और इसका सेंटर हमने रखा सी। तो इसी चार्ज की वजह से, जो ये चार्ज का पार्ट है इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक बात है। और ये मैंने कहा कि छोटे से एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गई। और ए एंगल अगर थीटा बनाया, ये लाइन अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं तो ये थीटा, तो ए भी थीटा। अगर इस डी का कंपोनेंट करूं बच्चों तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग को। और ए वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, अभी ये आधे पार्ट का कट लिया गया है। जब हम इसके नीचे यानी जो इनटू द पेपर है उस आधे पार्ट का जब यहाँ पे स्ट्रिप लोगे तो उसकी वजह से डी इधर बनेगा। ध्यान से समझिएगा, इधर बनेगा। मैं इसको बना नहीं सकता यहाँ पे, इसको मैंने इधर बनाया। ठीक बात। और उसका डी कॉस साइन थीटा ऊपर होगा, यानी ठीक इसके डायामीटर के अपोजिट है। यार देखिए, एक इधर की तरफ है डी साइन थीटा और एक इधर की तरफ है डी साइन थीटा।
दोनों एक दूसरे को डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बच्चों। तो इसका मतलब एक जो टुकड़ा है उसकी वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है बच्चों, कितनी मिल रही है, डी कॉस थीटा, फिर दूसरे की वजह से डी कॉस थीटा, फिर तीसरे की वजह से डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा टोटल मिलके रिंग को कवर कर देंगे। इसीलिए इसको सिग्मा के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। अब वैसे भी करोगे तो 0 से 2 पाई ए ले लो। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया है बच्चों, इसका रेडियस ए माना है, ये जो डिस्टेंस है हमने आर मानी हुई है, ठीक। तो ए वाली डिस्टेंस मेरे लिए कितनी हो गई, ए वाली डिस्टेंस मेरे लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ए बी जो कट है उसका हम लोगों ने काम किया। देखिए हमने पूरा लिखा हुआ है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, रेडियस ए, सेंटर एट ओ, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, let total charge q distributed uniformly over its circumference. We have to find electric field intensity at point P on the axis of the loop. इस लूप के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा ओपी की वैल्यू जो है आर है, ये डिस्टेंस हमने क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से ध्यान से समझिएगा, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर, ध्यान दीजिएगा यहां से, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी, ठीक है, ए बी हमने ले लिया, ठीक है। और लेट किया कि जो ए बी है बच्चों, ए बी का जो लेंथ है वो डीएल है, ठीक बात। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा जरा ये बताइए, चार्ज ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चार्ज ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है भैया, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा चार्ज ऑन द एलिमेंट है डी क्यू के बराबर, तो डी क्यू इक्वल टू टोटल, देखिए कैसे निकालते हैं, फिर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ये पता कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज क्यू था, कितने लेंथ में फैला हुआ है बच्चों चार्ज, 2 पाई ए, ठीक है, सर्कुलर लूप है तो उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए के बराबर होगी। अच्छा, हमें कितने में चाहिए, डीएल लेंथ में चाहिए। तो क्या डी क्यू की वैल्यू क्लियर हो गई आपको, ठीक। अब इसी डी क्यू की वजह से, जो इतने पे डी क्यू है, इसी डी क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हमने डीई, छोटा सा चार्ज था डी क्यू, उसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई डीई। हमने कहा पुट करते हैं कि ये थीटा है, अभी देखेंगे इसको आगे थीटा को कैसे हटाना है। फिर इसका कंपोनेंट किया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अभी मैं ऐसे समझिए कि आधे रिंग की वजह से ये बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही करते जाओगे तो फिर आधे रिंग जो इनटू द पेपर है उससे से लोगे तो फिर डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली दिखेगा डी कॉस थीटा। तो कई बार यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से कि इसका भी कंपोनेंट कर देते हैं डी कॉस थीटा और फिर सिंपली लिख देते हैं 2d कॉस थीटा, वो गलत हो जाता है बच्चों। और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप वैसे चलते हैं तो वैसे भी चल सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हमें डी कॉस थीटा एक छोटे से एलिमेंट से मिला, तो फिर दूसरे छोटे एलिमेंट से डी कॉस थीटा होगा, फिर तीसरे से करते 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 पूरे 2 पाई ए की जो लेंथ है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी यहाँ पे। क्या ये ठीक बात है? यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही है? मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P due to the charge element AB is क्या होगा बच्चों, DE इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ही लेना है हमें, DE इक्वल टू क्या, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से समझिए क्या CP का स्क्वायर होगा। उस चार्ज से जरा देखिए पीछे, उस चार्ज से जो DQ चार्ज है, इस चार्ज से इस पॉइंट के डिस्टेंस क्या है, C और P के बराबर है। CP की वैल्यू ठीक बात है कि इतनी है, तो हमने मान लिया, ठीक है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, DE का मॉड ये हो जाएगा DQ अपॉन, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से आगे देखिए जरा, आपको जो है CP की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। CP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, हाँ या ना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक।
अब जो डी है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। डी कॉस थीटा, आप यहां से एक बात लिख सकते हैं कि डी रिजॉल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो डी है वो रिजॉल्व हो जा रहा है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, डी कॉस थीटा, डी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा, ठीक बात है, ठीक है। डी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, आप एक बार देख पा रहे हैं, ठीक है, डी ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक बात है, हाँ या ना। इसके बाद फॉर अ पेयर ऑफ, ठीक है, फॉर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखनी पड़ेंगे आपको हर बार, फॉर अ पेयर ऑफ diametrically, for a pair of diametrically opposite elements, diametrically opposite elements of the लूप, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विल कैंसल, क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा डी साइन थीटा जितना जोड़ते जाओगे उसका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं इसलिए मैंने इसको सिग्मा का इस्तेमाल किया है बच्चों, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई वेक्टर एट पी इज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ई का मैग्नीट्यूड सिंपल हो जाएगा सिग्मा डी ई कॉस थीटा। अब देखिएगा हुआ क्या है यहाँ पे बच्चों कि डी कॉस थीटा छोटे छोटे टुकड़े डी कॉस थीटा की वजह से, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी वजह से जो डी कॉस थीटा आ रहा है उस सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा का इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं बच्चों, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिएगा, मैं इसको ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसमें मुझे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी, डी मुझे पता है, कॉस थीटा पता नहीं, तो मैं पहले उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल OPC, अब ट्राइंगल देखिएगा पीछे, OPC में अगर मैं कॉस थीटा लूँ बच्चों तो क्या कॉस थीटा r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं है, ठीक बात। तो इसका मतलब कि जो E है, इसका मतलब कि जो E है तो मेरा E इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसके मैं मॉड की बात कर लूँ यानी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये सिग्मा, जरा देखिएगा ध्यान से, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्या ठीक बात है? क्या ये 1/2 है? रूट को 1/2 लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक बात है, इतने यहाँ गया ना। अब इसमें अगर थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिग्मा r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या थी, q अपॉन 2 पाई a इंटू डी एल,
क्या ये बात समझ में आ रही है? डी क्यू की वैल्यू थी, हाँ या ना? अब इसको हम सबको एक साथ लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिएगा जरा, इसमें से सब बाहर है, बाहर आ जाएगा, यानी Q इंटू आर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/2πa। और जुड़ कौन रहा है? डीएल 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 डीएल। अच्छा, इस सिग्मा डीएल की वैल्यू होती कितनी है भाई? 2πa के बराबर। डीएल 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 अगर जोड़ोगे सारे एलिमेंट तो आपको जो ई मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चों, मिल रहा है क्यू आर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आपको क्या मिला था? 1/2πa इंटू डीएल डीएल जोड़ोगे तो 2πa ही आएगा, डीएल डीएल जोड़ोगे तो 2πa ही आएगा, हाँ या ना? तो 2πa से 2πa कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ई वेक्टर इक्वल टू आपका फाइनल आ रहा है क्यू आर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये हमारा फार्मूला आ चुका है, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक। अब इसमें बच्चे कुछ केसेज होती हैं जो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में किसी केस को लेकर के ही क्वेश्चन ड्रॉ कर दे और आपसे पूछ ले, किसी केस को लेकर के ही आपसे कोई सवाल पूछ ले, ठीक है। पहला ये है कि पहला जो केस है उसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि पहले केस में क्या कह रहा है आपसे कि P lies at the center when P lies at the center that is R equal to 0। तो जब जैसे इस इक्वेशन में R 0 पुट करोगे E इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? 0। ठीक बात है इतनी। अब अगर मैं केस सेकेंड ए कहता हूँ, केस सेकेंड ए कहता हूँ कि when R ग्रेटर देन ए, यानी कि पॉइंट P बहुत दूर है, तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या ठीक बात है? क्या ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं? जैसे ही बच्चों नेगलेक्ट करोगे देखो क्या होगा, E इक्वल टू ऊपर आएगा क्यू आर और 4πε0 आर स्क्वायर की पावर सिर्फ बचेगा 3/2। क्या ये ठीक बात है? और ये देखिए 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, आर क्यू बचेगा, एक कट जाएगा और फाइनल फार्मूला आपको दिख रहा होगा Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं है क्या? ठीक बात है, हाँ या ना? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब आप एक काम और करेंगे, ये आपका काम है बच्चों, एक आपको मैं होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ इसी में, केस थर्ड। अब केस थर्ड पे क्या करिएगा, R इक्वल टू ए पुट कर लीजिएगा। R इक्वल टू ए पुट करके आप इसी इक्वेशन 4 में R इक्वल टू ए पुट करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी OP या एलोंग दी OP कुछ भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? एलोंग OP, ठीक है, फाइनल, ठीक है। ये बात याद करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, इसको करके देखिए। अभी इस डेरिवेशन में आगे कोई भी केस पूछ सकता है बच्चों इसमें, इसलिए मैंने आपको ये की दिया हुआ है। कोई भी एक रिंग पे दे करके ये पूछ सकता है कि उसके आर रेडियस के बराबर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो आपको ये आना चाहिए, पहले यहाँ तक डिराइव करोगे इक्वेशन 4 तक, फिर उसमें आर की जगह ए पुट करोगे। क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना? समझ में आ रही है सबको? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आपका है AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कभी कभी सर्किट का डिस्कशन आ जाता है तो ध्यान से सीजिए। हमने क्या किया, मैंने कहा कि लेट अल्टरनेटिंग EMF बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ओनली ऑफ कैपेसिटेंस C। सपोज द अल्टरनेटिंग EMF सप्लाइड इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। अब तक ये चैप्टर बेहद आसान है बच्चों। एक और भी वीडियो जिसके हैं आप इसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको इस पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। हर एक डेरिवेशन इस चैप्टर का होगा आपके पास, आप वहाँ से जा करके पूरे चैप्टर को एक बार में भी देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक बार देखें और समझने की कोशिश करें। फिलहाल हम चूँकि 3 कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको आज लिए हुए हैं फिर से, ताकि रिवीजन होता रहे। रिवीजन का मतलब ही क्या है कि बार बार हम उन चीज़ों को करते रहें, ठीक बात है। चलिए
तो ऐसे आपने मैंने कहा कि जब इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी बच्चों, तो किसी समय तक इस फुली चार्ज हो जाएगा, और उस समय मैंने माना कि इसके पास चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस है वो V के बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट t, suppose Q is the charge on the कैपेसिटर। मैंने कहा कि भाई किसी टाइम t पे मैंने कहा कि भैया कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of the कैपेसिटर V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई C। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें करंट बना रहा है एट एवरी इंस्टेंट, तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए सप्लाइड के। फिलहाल तो पहले ये समझिए, हम ऐसी सर्किट कोई भी चीज भी कंटेन करे, चाहे कैपेसिटर कंटेन करे, चाहे आपका इंडक्टर कंटेन करे, चाहे हम लोग करते क्या है, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सर्किट है एक करंट के लिए कैसा बिहेवियर है, इसका करंट के हिसाब से इसका कैसा बिहेवियर है। तो हम करंट की इक्वेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या है, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट ऑब्जर्व किया, या फिर करंट को अप्लाई किया और वोल्टेज को ऑब्जर्व किया, इसी को बोलते हैं सर्किट एनालिसिस, सिंपल सी भाषा में। समझ में आ रही है बात। तो मैंने E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, मैंने ये देखा कि कुछ देर बाद कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इतना हो गया। अगर हम चाहते हैं कि स्टडी स्टेट आ जाए, यानी कैपेसिटर अब कोई चार्ज कंज्यूम ना करे, कुछ भी ना करे, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हुआ एट एवरी इंस्टेंट दी, ये बात याद रखिएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V must be equal to the EMF applied। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डेट इज, आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, V इक्वल टू Q बाई C इक्वल टू E के हो जाए, और E किसके बराबर है, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब चूंकि हमको करंट निकालना है, तो किसी समय पे करंट कितना होगा ये मुझे पता करना है, हाँ या ना। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि इफ I इज इंस्टेंटेनियस करंट, अगर हमने ये माना कि I क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, एट इंस्टेंट t, देन I इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अच्छा, d बाई dt, उस इक्वेशन से अगर आप q निकालेंगे तो क्या CE नॉट साइन ओमेगा टी होगा d बाई dt की जगह पे। ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, इसको, ये बात समझ में आ रही है क्या, थोड़ा सा, चलिए इसको मैं पूरा हटा के फिर से लिख देता हूँ, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। d बाई डी टी, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, अगर dq लिखें तो q कितना है, CE नॉट साइन ओमेगा टी, क्या ठीक बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ही क्या होता है, d बाई डी टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो CE नॉट साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, चेन रूल, तो ये आपको मिलेगा ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, वोल्टेज वाले इक्वेशन में यहाँ पे साइन है और यहाँ पे इसमें कॉस है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा साइन में। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम इसको अगर चाहें बच्चों
तो लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, और दूसरा रास्ता है बच्चों साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। दोनों ही बात में ये आ जाएगा, लेकिन अगर मैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी करता हूँ तो जो वोल्टेज की इक्वेशन है E = E0, ध्यान से देखिए इसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है, तो मुझे वो चुनना है जिसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा बच्चों साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। क्या ये अभी भी कॉस ओमेगा टी है? ठीक बात है, हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा मैं और अरेंज कर दूं अगर, तो ये लिखा है E0/1/ओमेगा c, और ये लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सिर्फ अरेंज किया गया बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब अगर ये करंट है तो ये सब मिलके करंट होना चाहिए, अगर ये वोल्टेज है तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी ये ओवरऑल क्या होना चाहिए? करंट के बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, पुट 1/ओमेगा c = XC। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, समझने की भाषा में समझ लीजिए बच्चों, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा E0/XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बन जाता है बच्चों? करंट। ठीक बात है, हाँ या ना? तो देखिए हमने क्या किया कि जो भी इक्वेशन थी हमारे पास, उस इक्वेशन से हमने बच्चों करंट की इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। अब जरा कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने इक्वेशन हो, E इंस्टेंटेनियस है, I इंस्टेंटेनियस है, E0 है, I0 है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। और AC वाले चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर ओमेगा टी में कुछ ऐड होता है, कुछ ऐड होता है, इसका मतलब ये क्वांटिटी लीड करेगी, यानी ये क्वांटिटी लीड करेगी और ये वाली लैग करेगी। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों कि करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज बाई π/2, यानी कैपेसिटर के केस में करंट जो है बच्चों क्या करती है? लीड करती है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो सबको क्लियर है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों π/2 प्लस ओमेगा टी लिया। ठीक है, अब इसका कभी कभी फेजर आता है बच्चों, तो इसका फेजर डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूँ। फेजर डायग्राम, हालांकि इसके चैप्टर में सारी बातें एक्सप्लेन है, पूरा चैप्टर थ्रोली पढ़ाया गया है पूरे 3-4 घंटे में। आप जा करके पार्ट वाइज भी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। फेजर डायग्राम देखिए क्या है, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करंट और वोल्टेज का। मैंने कहा कि भाई वोल्टेज पहले अप्लाई किया, तो मान लिया वोल्टेज जो है ये ओमेगा टी है, तो ये E0 है और ओमेगा टी से चल रहा है। ठीक, अब एक बार ध्यान से समझिएगा, करंट जो है वो क्या कर रही है? लीड कर रही है। लीड करने का मतलब होता है बच्चों, जो भी क्वांटिटी से लीड कर रही हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस क्वांटिटी से लीड कर रही हो उसके इनिशियल पॉइंट पे अपने पेन को रख के, और कितने से लीड कर रही है? π/2 से। तो ठीक इस लाइन से जिससे लीड कर रही है, वोल्टेज से कर रही है, तो यहाँ से ठीक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लीड में कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही लैग करती तो क्या करते? यहाँ से मैं क्लॉकवाइज करता, इस लाइन से मैं क्लॉकवाइज चलता। ठीक बात है, हाँ या ना? तो ये मेरी हो गई करंट की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक छोड़ सकता हूँ। ठीक है, केवल फेजर आए तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं बच्चों। अगर कोई बात याद नहीं भी आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी, और इस लाइन को जब लिखने की बारी आएगी तो आप इसकी इक्वेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। यही फेजर होता है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साइनोसॉइडल भी कभी कभार बना लेना चाहिए। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी लाइन को आगे बढ़ा ले रहे हैं और इसी पे बना रहे हैं। पहले समझिए कि वोल्टेज कैसे चली गई, ऐसे चली गई चुपचाप। ठीक, अब ये वाली हमारी वोल्टेज की लाइन थी, हमें इसको यहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक इसको टच कर ले। चलिए थोड़ा सा ये छोटा बन गया तो मैं इसको पूरा बना देता हूँ। देखिए ये यहाँ तक है जो इसको ऐसे टच करके ऐसे बनानी होती है। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी ये कट करे वोल्टेज वाली, आप
इस चैप्टर के वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा बच्चों। फिर जहाँ पे ये कट करे यहीं से हमें करंट बनानी पड़ती है। ध्यान समझिएगा कैसे बनाया जा रहा है। ये तो समझ में आया कैसे बनाया। मैंने ई नॉट को बेस ले लिया, चूंकि ओमेगा टी तो था साइन ओमेगा टी, तो मैंने ओमेगा टी एंगल पे ई नॉट बना दिया। ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब इससे π/2 करंट लीड कर रही थी, तो मैंने इसको लीड कर दिया। लीड करने के लिए मतलब क्या हुआ, मुझे π/2 चलना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। लीड के केस में मैं कैसे चलूंगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। लैग के केस में कैसे चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। ठीक बात है इतनी। तो मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल गया, कितना π/2, कितना चला है π/2, ठीक। ये आई नॉट हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, पहले वोल्टेज को बनाना है। अगर साइनोसॉइडली ग्राफ बनाना चाहते हैं आप तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। आप पहले वोल्टेज की लाइन को आगे बढ़ाइए और ई नॉट को बना दीजिए। अब ये जहाँ पे भी कट किया आप क्या करिए, जो ए वाली पार्ट है इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये कहीं ना कहीं तो इस लाइन को कट करेगा ना, यहीं से मुझे बनाना है, लीड करना है, मतलब मुझे इसको ऊपर ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। कई बार बच्चे कह सकते हैं भैया यहाँ से आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। नहीं कर सकते, लीड कर रहा है तो हमें इसको पहले से आता हुआ दिखाना है बच्चों, पहले से। अगर यही लैग कहता और ऐसे ही डायग्राम बनता तो मैं यहीं से बना देता, क्योंकि वोल्टेज को मुझे पहले दिखाना है ना। अब इससे क्या, अगर इसको आप पूरा करोगे तो क्या लगेगा कि पहले करंट चली होगी, लीड कर रही होगी, फिर वोल्टेज चली होगी। समझ में आ पा रही है बात, हाँ या ना। वैसे इस वाले को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फेजर पूछे तो सिर्फ आप इतना भी बना देंगे तब भी आपका जवाब सही होगा बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। सर्किट एनालिसिस का मतलब समझ में आ रहा है, क्या करना होता है। मुझे सबसे पहले सर्किट एनालिसिस में क्या करना है बच्चों, मुझे वोल्टेज और करंट में रिलेशन पता करना है। अगर मुझे वोल्टेज की इक्वेशन दी है तो मैं करंट की इक्वेशन को फाइंड करूंगा अलग अलग तरीकों से। जैसे कैपेसिटर के केस में हमें डिफरेंशिएशन से मिल गया, इंडक्टर के केस में मुझे इंटीग्रेशन से मिलेगा, ठीक है। आप इस चैप्टर के पूरे को देख सकते हैं, वहाँ से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड वाला है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर डेरिवेशन टाइप का है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस पर, ठीक है। इसमें ये लिखा है बच्चों कि अगर डी ब्रॉगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस है, इसमें उन्होंने क्या कहा है समझिएगा। According to de Broglie, a moving material particle sometimes act as a wave and sometimes as a particle, or a wave is associated with moving material particle which controls the particle in every respect. The wave associated with moving particle is called matter wave or de Broglie wave, whose wavelength called de Broglie wavelength is given by, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि जो मटेरियल है वो एक पार्टिकल की तरह भी होगा, मटेरियल पार्टिकल के लिए भी ये बात अप्लाई होगी, ठीक। तो इसका डिराइव किया गया, कैसे डिराइव किया गया ध्यान से समझिएगा। प्लांक्स ने जो क्वांटम थियरी दी, उन्होंने कहा कि जो भी फोटॉन आता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो हमेशा जो है वो एनर्जी जो है E = h के बराबर होगी। ये बात सबने पढ़ी होगी फोटोलिटिक इफेक्ट में भी, इसी में पीछे पढ़ा आपने ये बात, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थियरी, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h हो गया। ठीक बात है, ये तो प्लांक ने बताया, ठीक। लेकिन अगर फोटॉन को हम एक पार्टिकल कंसीडर करें जिसका मास m है और एनर्जी उसके साथ जो एसोसिएट होगी, अच्छा देखिए फोटॉन एक लाइट पार्टिकल है तो चलेगा c की स्पीड से, और अगर उसके मास को हम m कंसीडर करें बच्चों तो आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, E = mc²। अब दोनों एनर्जी तो उसी की बात है ना। उधर जो एनर्जी बोलो प्लांक ने बोली h होगी, अगर आप उसे एक वेव मान के चलते हैं, और आइंस्टीन ने कहा कि अगर एक पार्टिकल माना जाए और पार्टिकल, तो दोनों की इक्वेशन को, यानी डी ब्रॉगली ने क्या किया था, पार्टिकल के वेव और मटेरियल, वेव और पार्टिकल नेचर को आपस में इक्विवेलेंट कर दिया और उसको इक्वेट करके उन्होंने निकाल लिया कि मास इतना है। अब मैंने ये कहा कि इस फोटॉन जो है सी स्पीड से जाएगा तो मोमेंटम कितना होगा फोटॉन का, मास इनटू वेलोसिटी। क्या लाइन समझ में आ रही है, ध्यान से पढ़िएगा इसको बच्चों, रोक के यहाँ पे, ठीक। आगे देखिएगा, फिर P = h ने सारी बातें पुट की तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये बेहद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक। तो अब उन्होंने बोला कि इक्वली, अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि भैया जो ये वेवलेंथ आई है ना, ये मटेरियल पार्टिकल के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि एक मटेरियल पार्टिकल, जब कोई अगर मटेरियल पार्टिकल होता है बच्चों, वो कभी भी c की स्पीड से चलेगा नहीं, v की स्पीड से चलेगा, v की स्पीड से। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मोमेंटम mv के बराबर हो जाएगा अगर मटेरियल पार्टिकल है तो। फिर उन्होंने इस p की जगह पे लाके mv रख दिया और यही डी ब्रॉगली की वेवलेंथ थी। क्या ठीक बात है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी पूछता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये बात खत्म हो जाती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ से डी ब्रॉगली
वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। अगर आपने केटीजी चैप्टर पढ़ा हो कभी 11th क्लास में, तो आपने देखा होगा कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आपकी काइनेटिक थियरी देखें तो K इक्वल टू जो थी वो 3/2 KT थी। K मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको आप यहाँ पे घबराइएगा मत, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, मान लीजिए ये आपकी 3/2 KT है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक बात है। और आपने अभी जो दूसरी बात बताई, तो काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है अगर मटेरियल पार्टिकल है, तो देखिए ये टेम्परेचर की वजह से मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी है, और अभी जो आपने बताई वो ½ mv² बताई, क्या ठीक बात है। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को मैं E मान लेता हूं बच्चों, तो जरा देखिएगा mv² इक्वल टू 2E, अरे हाँ या ना। अब इस अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो इंटू m कर दूं तो ये m² हो जाएगा। ये क्या लिखा है, p² इक्वल टू 2me, ये रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो क्या ये मोमेंटम आ गया, ठीक। और अभी जो आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी थी, अच्छा आ गया। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, अगर मैं चाहूं यहाँ पे बच्चों, तो यही काइनेटिक एनर्जी मैं 3/2 KT लिख सकता हूँ। K क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ठीक बात है। प्रॉपर लिख दे रहा हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, √3m KT। क्या ये मोमेंटम आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो जरा गौर कीजिए यहाँ पे बच्चों, अगर ये आ गया है तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेमडा इक्वल टू क्या था, h/p, तो लेमडा इक्वल टू h/√3m KT। ये बात याद रखिएगा, क्या हुआ समझ में आ रहा है यहाँ पे, 3m KT यानी लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T भी है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा, आप ये समझ सकते हैं इनवर्सली रिलेशन है। तो ठीक बात है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेमडा घटेगा, ठीक बात है। देखिए हुआ क्या, टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल, जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए उनको टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिली वो 3/2 KT से मिलती है। ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस करके चैप्टर था 11th में, उसमें ये बात बताई गई है बच्चों, ठीक बात। उसके बाद ये कहा गया कि अगर वो मटेरियल पार्टिकल है v के स्पीड से चल रहा है भाई साहब, अगर वो v के स्पीड से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर भी तो होगी, जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसे समझिए। फिर ये दोनों काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वल करके ये रिलेशन हमने फाइंड किया। अब इसमें ये काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगी, ऑब्वियस है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसके जगह पे पुट कर दिया गया, तो हमें डी ब्रॉगली का वेवलेंथ मिल गया, ठीक है। अब बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात और भी पूछता है, बार बार पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसका, इलेक्ट्रॉन का एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता है बच्चों हम लोगों से, ठीक बात है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछता है, चलिए ठीक है। मान लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है लेमडा इक्वल टू h/mv। बस मुझे v निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास पता है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो v निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ही बताइए, इलेक्ट्रॉन के पास जो, अगर मान लीजिए v पोटेंशियल में आप करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², और इफ पोटेंशियल v है, अगर आपने पोटेंशियल को v रखा तो उसका वर्क डन क्या होगा, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल अप्लाई करते हो बच्चों तो चलने लगता है, जब वो चलता है तो उसके पास वेलोसिटी आ जाती है, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से पढ़े थे, याद करिए। तो पोटेंशियल की वजह से जो काम हुआ वो कितना हो जाता है, वो EV के बराबर, और यही EV किसके बराबर, ½ mv² के बराबर, क्या ठीक बात है। तो इसका मतलब ये रिलेशन बस निकलवा, इसमें न्यूमेरिकल आता है बच्चों, ये कट मत करिएगा, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, तो यहाँ से v की वैल्यू जो मिल जाएगी, आप अगर सॉल्व करेंगे तो 2EV/m मिलेगी, और जब लेमडा में आप इसको पुट कर देंगे बच्चों, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ma है और v की जगह 2EV/m, m को अंदर लाएंगे तो m² हो जाएगा, यानी √2mev। एक बात बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, इस वाले को 2 दे दूं बच्चों,
और इस वाले को मैं 3 दे दूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक बात आपको अलग से बताई जा रही है, गौर से सुनिएगा बच्चों। लेमडा इक्वल टू, अच्छा इसमें सबकी वैल्यू आप जानते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, पोटेंशियल कितना अप्लाई करेगा और छोड़ दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा, जिसको आप चाहें तो 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो बच्चे भूलते हैं, ये जो पोटेंशियल है वोल्ट में पुट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किस में पुट करोगे बच्चों? वोल्ट में पुट करोगे, हाँ या ना? डायरेक्ट कभी कभी इस पे करना है, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल होता है बच्चों, इस बार इतने पार्ट पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। क्या किया गया, जब एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बच्चों, मान लीजिए V का, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोशन करने लगता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, इस पोटेंशियल की वजह से जो वर्क करना पड़ रहा है उसको, वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों को इक्वल करके मैंने वेलोसिटी निकाल ली और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में h/mv होता है, v की जगह रख दिया, सॉल्व किया, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करोगे बच्चों तो ये आएगी। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, कई बार इस पर सीधे फार्मूला आता है कि 20 वोल्ट की, मान लीजिए मैंने कहा कि 16 वोल्ट अप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराना है, बताओ उसका वेवलेंथ कितना है? तो इस v की जगह आप सीधे 16 डाल दीजिए, रूट निकल जाएगा, 4 डिवाइड करेंगे, एंगस्ट्रॉम में आएगा। हम सही इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम में आना है, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ाया गया है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, कभी भी आप जा करके वहाँ पे आपको दिख जाएगा, लिखा होगा सारा, ठीक है। ये रिवीजन कैप्सूल का 3rd लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि पहला दूसरा आपने देखा होगा, तब आप तीसरा देख रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसको ध्यान से लिखेंगे, नोट्स पूरा करेंगे। हेडिंग देखिए, अपने मन से पता है तो अपने मन से लिखिए, नहीं है तो एक बार देख के समझ लीजिए फिर लिखिए, ठीक बात है बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।